Welcome, Fundamental of Android Development, and in these sessions we will cover main 3 points. The first session is how to Android Studio setup. Second point is revise of Hello World, because of today we are going to get some knowledge in depth of Hello World. And third, why we use intent और use of intent. Intent को हम किस तरह से use कर सकें, इसके लिए हम पढ़ने वाले हैं. So now the first step is how to set up. अगर हमको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलप करना है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डिज़ाइन करना है, अगर हमको एंड्रॉयड सेटअप डिज़ाइन करना है तो सेटअप के लिए आपके पास एनवायरनमेंट होना चाहिए. तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम किस तरह से उसको डिज़ाइन करें या किस तरह से उसको डेवलप करें या किस तरह से उसको कलेक्ट करें या उसको हमारे डेस्कटॉप या हमारे लैपटॉप में उसको इंस्टॉल कैसे करें. तो उसके 2 तरीके होते हैं. ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि पहले के जो सेशन था, यानी कि एंड्रॉयड शुरू में आया था, तब हमारे पास एनवायरनमेंट मैन्युअली था. यानी कि एनवायरनमेंट जो हम बनाते थे या एनवायरनमेंट जो हम यूज़ करते थे उसको सेटअप मैन्युअली करना पड़ता था. यानी कि यू हैव टू इंस्टॉल जेडीके सेपरेटली, यू हैव टू इंस्टॉल एसडीके सेपरेटली, यू हैव टू इंस्टॉल इम्यूलेटर सेपरेटली, एंड देन ट्राई टू इंटीग्रेट ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स फॉर योर पर्टिकुलर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट. तो उस दौरान हम यूज़ करते थे जिसका एडिटर का नाम था इक्लिप्स. उसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इक्लिप्स कहते हैं, जो हम यूज़ करते थे उसी दौरान. इसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिकली सेटअप वाला एनवायरनमेंट आया जिसको हम एंड्रॉयड स्टूडियो कहते हैं. नाउअडेज एंड्रॉयड स्टूडियो इसीलिए यूज़ होता है बिकॉज ऑफ वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है. आपको जस्ट उसका नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस प्रॉपर्ली डिजाइन करना है, यूज़ करना है और वर्क करना है. ना उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सो रिक्वायरमेंट ये है कि जावा डेवलपमेंट किट चाहिए. अंडरस्टैंड कर दीजिएगा, उसको मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ. जावा डेवलपमेंट किट, ऐसी किट जो आपके जावा का प्रोग्राम को डेवलप करने में हेल्प होती है. यानी कि अ किट विच इज यूज्ड टू डेवलप जावा प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड जावा डेवलपमेंट किट. नाउ ये जो जावा डेवलपमेंट किट है वो एंड्रॉयड के एसडीके के साथ काम करती है. यानी कि उसका जेडीके इम्पोर्टेंट है. ये पहला रिक्वायरमेंट है. जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो के एनवायरनमेंट को क्लियर सेटअप करते हो तो जेडीके पहला चाहिए. दूसरा, उसके साथ साथ हम एसडीके को डाउनलोड करते हैं. एसडीके मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, अ किट विच इज यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड एसडीके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के साथ हम स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के साथ हम इक्लिप्स यूज कर सकते हैं. नाउअडेज वी आर यूज्ड एंड्रॉयड स्टूडियो, और जो पहले मैं आपको इंस्टॉल कराकर बैठा हूँ. अब एंड्रॉयड स्टूडियो एसडीके क्यों? तो एसडीके के अंदर हमारे पास लाइब्रेरी मिलती है, हमारे पास डिबगर होता है, हमारे पास इम्यूलेटर होता है, उसके डॉक्यूमेंटेशंस मिलते हैं और सैंपल्स कोड्स मिलता है. लाइब्रेरी यानी कि जहाँ से हम सभी सारी फाइल को इंपोर्ट कर सकें. डिबगर यानी कि हम उसके अंदर एरर वगैरह को डिबग कर सकें. इम्यूलेटर इसीलिए कि हमारे पास हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट दे सके, और कभी कभी थोड़ी थोड़ी हेल्प चाहिए तो हमको डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करेगा. और रेडीमेड प्रोग्राम देखना है तो आपको सैंपल्स कोड नाम का जो फाइल्स है वो आपको देखने को मिलेगा. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ है जो आप अभी देख रहे हो, जावा डेवलपमेंट किट, और साथ में हमको चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. और हम किसी भी एडिटर को यूज कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडियो हो चाहे वो इक्लिप्स हो. सो यही है एनवायरनमेंट, यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ एसडीके रेडी आता है. नाउ अब देखिए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो बंडल है, जहां से हम एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज कर सकते हैं और साथ में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, इसलिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो प्रीफर करते हैं. लेकिन सर एंड्रॉयड स्टूडियो ही क्यों, और उसको लिखना क्या चाहिए और कैसे लिखना चाहिए, तो वो भी मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब आप किसी भी स्टूडियो को यूज करते हो तो पहले उसका एनवायरनमेंट सही ढंग से इंटीग्रेट होना चाहिए. इंटीग्रेट यानी कि जब आप प्ले बटन को क्लिक करेंगे इम्यूलेटर रन होना चाहिए, जब आप डिजाइन को ओपन करेंगे सही ढंग से आपको डिजाइन दिखना चाहिए. तो इसलिए कह रहा हूँ. सो फर्स्ट यू नीड टू रिक्वायर डाउनलोड नेसेसरी टूल्स, एसडीके एंड सेटअप फाइल्स. ये पहले करना चाहिए. तो ये सब कुछ आपको पहले से कर दिया है हमने. एंड्रॉइड इंस्टॉलेशंस भी सीख लिया है, लेकिन एज अ थियोरी पर्पस वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे व्हाई वी यूज्ड एंड्रॉइड स्टूडियो. उसका रीजन मैं थोड़ी ही मिनट में बताऊंगा. और एंड्रॉइड स्टूडियो एक ऐसी ऑफिशियल आईडी है जो एंड्रॉइड
की कंपनी इंक्लूसिव ने या फिर गूगल ने बोल दिया था कि नाउ यू कैन यूज एंड्रॉइड एप्लीकेशंस डेवलपमेंट यूजिंग योर एंड्रॉइड स्टूडियो। पहले हम जावा यूज करते थे, लेकिन नाउ डेज ऑफिशियली लैंग्वेज उसकी कोटलिन बन चुकी है, तो आप कोटलिन के भी बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो दिस इज योर फाइनल कंपोनेंट्स। जेडीके के साथ आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो आपका एसडीके ऑटोमेटिकली आएगा, आपका इम्यूलेटर ऑटोमेटिकली आएगा और बाकी सब कंपोनेंट आपको दिखाई देंगे। तो सर उसका रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो यानी कि एंड्रॉइड स्टूडियो, तो उसका रिक्वायरमेंट तो होगा ना। यस, उसका रिक्वायरमेंट ये है, यानी कि पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, 8 और 10, मैं विंडोज के यूजर्स के बारे में कह रहा हूँ कि हम विंडोज के यूजर्स को ध्यान में रखकर यूज करते हैं, तो 7, 8 और 10, नाउअडेज 11 आ गया है तो 11 भी हो जाएगा। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। दूसरा, आपको मिनिमम 4 GB रैम चाहिए और रेकमेंडेड ये है कि 8 GB रैम होगा तो सबसे बढ़िया, वो स्मूथ आउटपुट देगा। आपकी हार्ड डिस्क 4 GB स्पेस के साथ चाहिए, 500 MB आईडी के लेगा, 1.5 GB एंड्रॉइड एसडी के लेगा और इम्यूलेटर लेगा। तो मैं करीबन कहता हूँ कि 4 GB तो स्पेस चाहिए ही चाहिए, जहाँ पे ये पूरा आपका आईडी और आपका एसडी के साथ में इम्यूलेटर वर्क होगा। और उसका रिजोल्यूशंस 1280 से लेकर 800 तक मिनिमम स्क्रीन रिजोल्यूशन चाहिए। ये 4 चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला आपका रिजोल्यूशंस, दूसरा आपका हार्ड डिस्क यानी कि स्पेस, तीसरा आपका रैम और चौथा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 4 चीज आपको ध्यान में रखकर आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। अब बारी आती है कि व्हाई वी कंसर्न अबाउट एंड्रॉइड स्टूडियो। हम एंड्रॉइड स्टूडियो ही क्यों पढ़ते हैं? तो इसलिए पढ़ते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा आईडी है जो फास्टेस्ट टूल्स में गिनती में आता है। यानी कि वहाँ पे हम हमारी एप्लीकेशंस को डिजाइन करना चाहे, हम एप्लीकेशंस को समझना चाहे, तो बिल्डिंग एप्स के लिए आपका एंड्रॉइड बहुत बहुत फास्ट है। क्यों? उसका रीजन नंबर 1, उसके कई सारे फीचर्स हैं। उसमें से मैं टॉप 5 फीचर्स ही बताता हूँ। देखिए, उसका विजुअल लेआउट एडिटर, दूसरा उसका एपीके एनालाइजर, तीसरा आपका फास्ट इम्यूलेटर, चौथा आपका इंटेलिजेंट कोड एडिटर और ऐसे कई सारे। तो उसमें से मैं पहला चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, विजुअल लेआउट एडिटर। देखिए, ये विजुअल लेआउट एडिटर, आप कंपोनेंट को छोटा बड़ा कर सकते हो, इवन आप उसको प्रॉपर्टीज के साथ उसका टैगिंग कर सकते हो, उसको एंकराइज कर सकते हो, उसका कलर वगैरह अप्लाई कर सकते हो, इमेज डाल सकते हो, सब कुछ। सो ये लेआउट के तरह, यानी कि विजुअल लेआउट, यानी कि आप विजुअली देख सकते हो कि ये लेआउट कैसे दिखेगा व्हेन यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, आप जैसे उसको एग्जीक्यूट करने जाओगे। दूसरा चीज है जिसको एपीके एनालाइजर कहते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशंस आपका फाइनल आउटपुट है, जो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आप उसको क्रिएट कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, वो एपीके आप जब उसको फाइनल मोड में एग्जीक्यूट करने जाओगे तो उसमें classes.dex कितना रैम लेगा और कितना साइज लेगा वो यहाँ देख सकते हो। उसका डाउनलोड साइज कितना होगा वो देख सकते हो। आपका रिजोल्यूशन फोल्डर कितना जगह लेगा वो देख सकते हो। आपके बाकी सब फाइल्स कितनी जगह लेगा वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। उसको एपीके एनालाइजर कहा जाता है। इसके बाद फास्ट इम्यूलेटर, यानी कि आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपका इम्यूलेटर आपको साथ देता है, जिसको हम वर्चुअल डिवाइस कहते हैं, जहाँ पे एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइसेस के अंदर हम कई सारे डिवाइसेस को क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास गूगल पिक्सल नहीं है फिर भी हम वर्चुअल डिवाइसेस में उसको क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे और लोअर वर्जन के डिवाइसेस के साथ भी हमारा प्रैक्टिकल उसको टेस्ट करा सकते हैं और देख भी सकते हैं। साथ में आता है इंटेलिजेंट कोड एडिटर, यानी कि देखिए, जब आप किसी भी कोड को लिखने जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली कई सारी हेल्प मिलती रहती है। जैसे कि हमको मेथड क्रिएट करना है ऑन क्लिक का, तो मैंने बताया था अल्टर एंटर क्लिक कर लीजिए या फिर आपके बलून को क्लिक कीजिए तो ऑटोमेटिकली मेथड क्रिएट करता है। तो ये सारा फैसिलिटीज आपको मिलता है जो बहुत 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 आपका रिड्यूस टाइमिंग करता है, जो डिजाइन के टाइम में या डेवलपमेंट के टाइम में। तो इसलिए हम ये आपका एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब तक कोई क्वेरी हो तो बता दीजिए। ये जो हम हेलो वर्ल्ड प्रैक्टिकल करते हैं हर एक एंड्रॉइड स्टूडियो में, उसका क्या मकसद है, यानी कि हम क्यों ऐसे ही करते हैं, हेलो वर्ल्ड पहले टेस्ट करते हैं, क्योंकि इससे आपका एनवायरनमेंट सही है या नहीं है वो समझ में आता है। हेलो वर्ल्ड का एनवायरनमेंट सही है या नहीं है वो समझ में आता है। सो ये जो हेलो वर्ल्ड है जहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो हम यूज करते हैं, उसका आउटपुट आपको इस तरह से मिलता है। आपका आउटपुट इस तरह से मिलता है, लेकिन क्यों?
तो हम पहले एंड्रॉइड स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि ओपन करते हैं। उसके बाद वहाँ पे वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो का स्क्रीन आता है और जहाँ आप एंड्रॉइड के न्यू एंड्रॉइड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो। उसी के सब मेनू में आपको क्रिएट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट वाला मेनू मिलता है, जहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड लिखते हो, उसको हम एप्लीकेशन नाम कहते हैं और वो इस तरह से दिखता है। जरा ध्यान से समझिए, ये आपका एप्लीकेशन नाम है, ये आपका कंपनी का डोमेन है, यानी कि कौन सी जगह पे ये सारा एप्लीकेशंस आपका स्टोर होने वाला है, यानी कि जब आप इसको पब्लिश करेंगे ऑनलाइन तो ये आपका ओरिजिनल डोमेन नेम होगा। डोमेन नेम यानी कि यूआरएल जो आपके ब्राउजर के अंदर दिखता है। ये आपका फिजिकल लोकेशन है एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को स्टोर करने के लिए, और ये जो दो ऑप्शंस है वो आपके नेटिव डेवलपमेंट किट के लिए, जिसको हम C++ सपोर्ट और कोटलिन सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। ये याद रखिएगा। देखिए ये पूरा पैकेज का नाम com.example.android.helloworld, ये वाला, ये रिवर्स बन गया com.example.android.helloworld, ये पूरा आपकी स्क्रीन के सामने आ। अब आगे क्या है, तो ये जो हेलो वर्ल्ड आपका क्रिएट करना है, वहाँ पे आप उसका प्रोजेक्ट का लोकेशन भी इम्पोर्टेंट रखता है, यानी कि आप उसका प्रोजेक्ट लोकेशन जैसे कि C ड्राइव में स्टोर कर सकते हो, आप D ड्राइव में स्टोर कर सकते हो, इवन आप E ड्राइव में स्टोर कर सकते हो। वहाँ पे आपको उसका डोमेन नेम लिखना है। या जरा याद कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ डोमेन का नाम था android.example.com। ये आप टेम्पररी बेस पे डेवलपमेंट में लिख सकते हो, लेकिन जब आपको ये चीज पब्लिश करनी है, यानी कि मार्केट में, यानी कि प्ले स्टोर में जब आप ये एप्लीकेशंस को रखने जाओगे, तो वहाँ पे आपका ये डोमेन नेम यूनिक होना चाहिए। यूनिक इसलिए चाहिए, नहीं तो फिर आपका ओवरलैपिंग ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, नॉट इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू पब्लिश योर एप्लीकेशन यू कैन यूज डिफॉल्ट डोमेन नेम, जैसे कि android.example.com। अगर आपको आपकी एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश नहीं करनी है तो आप डिफॉल्ट ले सकते हो, लेकिन अगर आपका एप्लीकेशंस पब्लिश करना है तो आपको उसका डोमेन नेम यूनिक रखना चाहिए, यूनिक रखना चाहिए। सो आगे देखते हैं क्या होता है। तो हमारी ये जो एप्लीकेशन है, वहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, जिसको हम C++ सपोर्ट और कोटलिन और जावा सपोर्ट कहते हैं। ये NDK के लिए है, NDK यानी कि नेटिव डेवलपमेंट किट, यानी कि कोई पर्सन ऐसा भी है जिसको C और C++ ही आता है, बाकी जावा वगैरह कुछ नहीं आता, फिर भी वो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकता है, जिसको NDK कहा जाता है, नेटिव डेवलपमेंट किट। अगर आपको C और C++ का नॉलेज है तो आप एंड्रॉइड का भी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो। आपको जावा का नॉलेज है, फिर भी आप एंड्रॉइड का डेवलपमेंट कर सकते हो। आपको कोटलिन का नॉलेज है, फिर भी आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इसीलिए वहाँ पे कोटलिन के साथ साथ आपका C++ सपोर्ट और कोटलिन सपोर्ट भी वहाँ पे रखा है। अब बारी आती है, जब आप किसी भी चीज को डेवलप करने जाते हो तो आपको टारगेटेड एंड्रॉइड डिवाइसेस को सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है API 15 यानी कि API 15, जहाँ पे आपका उसका नाम लिखा है एंड्रॉइड 4.0.3, जिसका नाम है आइसक्रीम सैंडविच। अब सर ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये मिनिमम SDK है, यानी कि ये जो हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन मैंने अभी बनाया, उसको रन करने के लिए आपको मिनिमम 4.0.3 आइसक्रीम सैंडविच वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम होगा तो आपका एप्लीकेशन रन नहीं होगा, लेकिन इससे अपडेटेड या अपग्रेड होगा तो आपका एप्लीकेशन रन हो सकता है सक्सेसफुली, जहां पे कोई इश्यू नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे आपका टारगेटेड एप्लीकेशन डिवाइसेस को सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ देखिए, ये जो API 15 आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे उसका वर्जन है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा लाइन लिखा हुआ है, बाय टारगेटिंग API 15 एंड लेटर, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20 वो वाला। योर एप्लीकेशन विल रन ऑन 100% ऑन डिवाइसेस, यानी कि 100% यानी कि सभी डिवाइसेस में रन होगा, 15 और 15 के ऊपर वाले सभी API में। तो ये इस तरह से काम करता है। साथ में एक चीज और भी आती है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंड्रॉइड इंस्टेंट ऐप सपोर्ट। ये ऐसी चीज है, अभी सिलेक्शंस शुरुआत के दिनों में हमने नहीं करवाया था, लेकिन ये एंड्रॉइड इंस्टेंट ऐप ऐसी चीज है जो आपके डिवाइसेस में इंस्टॉल नहीं करना है, फिर भी वो क्लाउड बेस्ड URI से
वो एग्जीक्यूट होता रहता है, वो क्लाउड बेस्ड URI से एग्जीक्यूट होता रहता है। अब फोन और टैबलेट को सिलेक्ट किया, वैसे ही आप वियर वॉच के लिए भी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, टीवी के लिए भी कर सकते हो, आप एंड्रॉइड ऑटो के लिए भी कर सकते हो और एंड्रॉइड थिंग्स के लिए भी आप उसका यूज कर सकते हो। अभी बारी आती है कि ये एंड्रॉइड इंस्टेंट ऐप यानी कि आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक बार आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, जरा ट्राई कीजिएगा। जब आप इंटरनेट ऑन नहीं करते हो फिर भी आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर में जाते हो, जो आपका गूगल प्ले स्टोर है वहां पे जाते हो, और जहां पे देखना गेम सेक्शन के अंदर 2 या 3 गेम ऑफलाइन चलती रहती है। तो वो कैसे है? बिकॉज ऑफ वो तो आपने इंस्टॉल नहीं किया है, तो वो इंस्टेंट ऐप सपोर्ट का ही एग्जांपल है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब बारी आती है एक्टिविटी, यानी कि जब आप एक्टिविटी का नाम लिखते हो आपके प्रोजेक्ट के बाद, तो वहां पे एक छोटा सा रेक्टेंगल विंडो जो आपका बहुत सारा काम करता है, जहां पे यूजर इंटरेक्शन करता है और आपकी सभी सारी चीज को फोकसिंग करने के लिए रेडी होता है। तो बाय डिफॉल्ट हम एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं, और एम्प्टी एक्टिविटी इसीलिए सिलेक्ट करते हैं कि हम अपना डिजाइन खुद बना सके, और जहां पे आपको नेक्स्ट बटन प्रेस करना है। तो ये चीज आपकी स्क्रीन के सामने आएगा जहां पे आपने एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट किया, फिर आप नेक्स्ट बटन को प्रेस करते हो। जैसे ही नेक्स्ट बटन को प्रेस करते हो तो आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, जहां पे उसको टेम्पलेट सिलेक्ट करना पड़ता है, जहां पे आप मेन एक्टिविटी वाला, और आपका 2 चीज जनरेट होता है। याद रखिएगा, व्हेन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी, वो आपका 2 चीज जनरेट करता है। पहला चीज जिसको XML फाइल कहा जाता है, और दूसरा चीज .java फाइल क्रिएट करता है। जो XML फाइल है वो आपकी एक्टिविटी का डिजाइन पार्ट है, और जो .java फाइल है वो आपकी एक्टिविटी का कोडिंग पार्ट है। यानी कि आपको 2 स्क्रीन मिलेगा। देखिए, ये जो स्क्रीन है यहाँ पे उसको लेआउट और XML कोड कहा जाता है, और दूसरा ऐसा ही नाम होगा और वहां पे पीछे एक्सटेंशन लिखा हुआ होगा .java। तो 2 चीज बनेगी। पहली चीज बनेगी जिसको हम .xml कहते हैं, जिसका डिजाइन क्रिएट होता है, और .java फाइल जो आपका कोडिंग के लिए काम आता है। जैसे कि आप आगे जाएंगे तो वहां पे आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। देखिए यहाँ पे ये वाला बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, यानी कि ऐप कॉम्पैक्ट। ये ऐसा क्लास है जो आपके लोअर वर्जन में प्रोग्राम को रन करने के लिए सपोर्ट करता है, यानी कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। यानी कि अगर आपने क्रिएट किया फॉर और आप उसके लोअर वर्जन में रन कराना चाहते हो, उसके क्लासेस वगैरह यूज करना चाहते हो, तो आप उसको यूज कर सको, इसलिए ये ऑप्शन भी वहां पे दिया गया है। इसके बाद आप उसके फिनिश बटन को प्रेस करते हो तो आपका ये वाला चीज आपकी स्क्रीन के सामने आता है। मैंने बोला था कि जब आप किसी एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हो तो 2 फाइल क्रिएट होती है। एक फाइल जिसका नाम है .xml और दूसरी फाइल है जिसका नाम है .java। याद रखिएगा, ये 2 फाइल क्रिएट होती है जब आप एम्प्टी एक्टिविटी ये विजार्ड के साथ सिलेक्ट करते हो। ये जो .xml फाइल है जहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हो, और ये जो .java फाइल है वहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो। और डिजाइन के लिए आपको यहाँ पे कई सारा डिजाइन कंट्रोल्स रेडीमेड मिलता है, जो आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर या फिर XML का कोड लिखकर यूज कर सकते हो। ये दूसरा पार्ट जिसको हम .java फाइल या कोडिंग पार्ट कहते हैं, जहाँ पे आपका ये जो डिजाइन का पार्ट है उसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप या फिर उसको कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर उसका रेफरेंस बनाते हैं और फिर हमारा कोडिंग वगैरह पार्ट शुरू करते हैं। तो ये 2 चीज है, XML पार्ट डिजाइन के लिए है और जावा पार्ट आपके कोडिंग के लिए है। ये ध्यान में जरूर रखना। यहाँ पे आपका पैकेज है, यानी कि पैकेज का मतलब ये है कि कई सारे क्लासेस और कई सारे इंटरफेस आप किसी न किसी पैकेज में रखते हो। तो हमारा ये जो मेन एक्टिविटी नाम का क्लास है ये हेलो वर्ल्ड के अंदर रहेगा, जिसका मेन एक्टिविटी .java नाम का फाइल बनेगा, और उसको हम आगे जाकर जितने सारा यूज करना है कर सकते हैं। ये जो मेन एक्टिविटी नाम का क्लास है ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से डिराइव हुआ है, यानी कि ये उनका पेरेंट क्लास है और ये उनका चाइल्ड क्लास है, जिसके अंदर हमारे पास ओवरराइड मेथड होगी। मैंने पहले या दूसरे ही दिन में मैंने बता दिया था ओवरराइड क्या है और ओवरलोड क्या है। ओवरलोड सेम मेथड नेम सेम पैरामीटर इन अ सेम क्लास, उसको ओवरलोड कहा जाता है। सेम मेथड्स सेम पैरामीटर
इन अ डिफरेंट क्लास उसको ओवरराइड कहा जाता है। यानी कि हम ये जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी नाम का क्लास है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी ऑन क्रिएट मेथड नाम का ऑलरेडी मेथड वहाँ पे डिक्लेयर कर चुके हैं और उसका सेम नेम और सेम स्टाइल सेम स्ट्रक्चर हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इसलिए ये ओवरराइड नाम का हमको एनोटेशंस देखने को मिल रहा है। अब बारी आती है कि उसके अंदर सुपर वर्ड है क्या। सुपर इसलिए है कि आपका जो ये ऑन क्रिएट मेथड है, जिसको हमको कुछ ना कुछ पैरामीटर पास करना है, तो ये सुपर कीवर्ड आपकी ये जो पेरेंट क्लास के अंदर जो ऑन क्रिएट मेथड होगा उसके अंदर हम ये सेव इंस्टेंस नाम का जो हमारा पैरामीटर वैल्यू है वहां हम पास कर रहे हैं। पास यानी कि उसको दे रहे हैं। इसलिए देना है क्योंकि ये जो मेथड है वो वहां पे डिक्लेयर की गई है। अगर आप उसको पास नहीं करेंगे तो वो ब्लैंक पैरामीटर आपको काम करने नहीं देगा और एरर दे सकता है। अब इंपॉर्टेंट लाइन आता है सेट कंटेंट व्यू। याद रखिएगा ये ऐसी मेथड है जो आपका ये जो डिजाइन बना है ना एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, उसका ये नाम है। जरा ध्यान से देख लीजिए, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन, तो यहाँ पे यही लिखा है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। यस, पीछे एक्सएमएल नहीं लिखा, फिर भी ये जो डिजाइन क्रिएट किया आपने वो डिजाइन यहाँ सेट होता है। यानी कि आर यानी कि रिसोर्स नाम के फोल्डर के अंदर लेआउट नाम का सब फाइल या फोल्डर मिलेगा और वहां से आप एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन नाम का फाइल आप यहाँ पे सेट करने जा रहे हो, जिसको हम कहते हैं सेट कंटेंट व्यू। यानी कि आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के अंदर जावा फाइल सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी एक्सएमएल फाइल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप एक्सएमएल फाइल नहीं बनाओगे फिर भी आपका जावा फाइल बन सकता है, सॉरी आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन बन सकता है, जिसको मैंने कहा था सर्विस, जहाँ पे आपका उसका इंटरफेस नहीं होता फिर भी आपका एंड्रॉइड एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो याद रखिएगा कि आपके दो फाइल में से डॉट जावा फाइल सबसे इंपॉर्टेंट है। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अप टू नाउ हेलो वर्ल्ड देन यू कैन आस्क मी। प्रैक्टिकल टू एक्टिविटीज, मुझे दो एक्टिविटीज चाहिए। हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे नेविगेट हो सकते हैं, कैसे हम मूव हो सकते हैं, उसके लिए सिखाता हूँ। पहले उसको ध्यान से समझ लीजिए। मेरे पास दो एक्टिविटी है, यानी कि देख लीजिए मेन एक्टिविटी डॉट जावा ये पहली एक्टिविटी का फाइल है और सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा वो मेरी दूसरी एक्टिविटी का फाइल है। यानी कि उसका भी हमारा डिजाइन फाइल होगा। यानी कि जब आप एक्टिविटी लेते हो तो दो फाइल जनरेट होती है, पहली फाइल डॉट एक्सएमएल, दूसरी फाइल डॉट जावा। यानी कि अगर आपके पास दो एक्टिविटी है तो उनकी चार फाइल होंगी, दो फाइल डिजाइन की, दो फाइल कोडिंग की। तो आपने क्या किया जरा ध्यान से देखिए। आपके पास ये जो डिजाइन था मेन एक्टिविटी यानी कि आपके पहली एक्टिविटी का डिजाइन, वहां पे आपने एक बटन रखा। बटन कैसे रखा जरा ध्यान से देखिए। ये जो बटन यहाँ है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ टेक्स्ट के नीचे रख दिया, यहाँ भी रख सकते हो और आप सीधा ये बटन यहाँ डिजाइन के अंदर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। फिर आप उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो और उसका आईडी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो। ये सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है जो मैंने आपको रिवाइज की तरह दिखाया। अब इम्पोर्टेंट लाइन कोड क्या है, जब आप उसकी ऑन क्लिक प्रॉपर्टीज यूज करते हो और वहां पे नाम लिखते हो गो टू सेकंड एक्टिविटी, जो मेथड क्रिएट होता है उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर आपको ये दो लाइन लिखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जब आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाना चाहते हो तो आपको ये लाइन समझनी है। ये इंटेंट नाम का क्लास है, ये इंटेंट उसका इंस्टेंट यानी कि ऑब्जेक्ट है, न्यू यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर है, इंटेंट जो सेम क्लास नेम है जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दो पैरामीटर पास किया है। पहला पैरामीटर जिसको हम दिस पैरामीटर यानी कि हमारी एक्टिविटी का नाम डॉट दिस भी लिख सकते हो और जहां जाना है यानी कि जिस एक्टिविटी को आपको ओपन करना है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का नाम लिखकर डॉट क्लास लिखना है, क्योंकि रन टाइम पे आपका बाइट कोड आपके जावा को हेल्प करता है, इसलिए हमने डॉट क्लास लिखा है। इतना लिखने से आपका ये सेकंड एक्टिविटी का जो भी रेफरेंस है यहाँ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाता है। नाउ
अब उसको एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए आपको ये मेथड मिलेगा जिसका नाम है स्टार्ट एक्टिविटी, और ये जो इंटेंट लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया, वो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पास करना होगा। तब जाके आपका एक बटन प्रेस करेंगे पहली एक्टिविटी पे तो वो दूसरी एक्टिविटी आपको ओपन कर देगा। तो ये है दूसरी एक्टिविटी, यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे मूव होता है। यानी कि हम जीमेल के अंदर होते हैं, जीमेल एप्लीकेशन में, और वहाँ पे हम कंपोज बटन को प्रेस करते हैं तो एक दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाती है। तो ये जो एक्टिविटी ओपन होती है वो कारण है इंटेंट, यानी कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी भी ओपन कर सकते हैं, एक सर्विसेज से दूसरी सर्विसेज भी ओपन कर सकते हैं, एक ब्रॉडकास्ट से दूसरे ब्रॉडकास्ट को भी हम हैंडल कर सकते हैं, और एक कंटेंट प्रोवाइडर से दूसरे कंटेंट प्रोवाइडर में भी इंटेंट के सहारे हम जा सकते हैं। यानी कि ये ऐसा क्लास है जो आपके एक एक्टिविटी या एक सर्विसेज से या एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर से दूसरे ब्रॉडकास्ट रिसीवर या दूसरे सर्विसेज या दूसरे एक्टिविटी में ले जाने और आने के लिए हेल्प करता है। सो दिस इज योर today's sessions. If you have any query, you may ask.